अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान इंटरनेशनल एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस में। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज़ की गई है और इसका टारगेट है कि पाकिस्तानी अवाम को एनिमल राइट्स के हवाले से, एनवायरमेंटल राइट्स के हवाले से आगाह किया जाए। ये भी बताया जाए कि हम कौन सी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ज़रिए एनवायरनमेंट में एक बेहतर बदलाव लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से हमें ये भी पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एआई का क्या रोल है एनिमल राइट्स और एनवायरमेंटल राइट्स को लोगों तक यकीनी बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसी कॉन्फ्रेंस में शरीक एक्सपर्ट से कि उनका क्या मैसेज है लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करने में और एजेंडा क्या है इस कॉन्फ्रेंस का। And thank you for coming in creating a history of 18th January to the first animal welfare conference happening in Pakistan. मेरे साथ अल्तमश सईद हैं, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एनिमल एंड एनवायरमेंटल राइट्स कॉन्फ्रेंस। इनसे जानते हैं कि इनका एजेंडा क्या है इस कॉन्फ्रेंस का। अल्तमश, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ इस इनिशिएटिव के ऊपर। इट वाज मच नीडेड। आपसे जानना चाहूँगी कि इसका एजेंडा क्या है। हमारा बेसिक एजेंडा तो है कि मूवमेंट बिल्डिंग करनी है। सो अगर आप इस लेवल की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और आप इशू से बात करें जैसे एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल राइट्स हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आके मिल के काम कर सकें। ये ऐसे प्रॉब्लम है जो कि एक बंदा सॉल्व नहीं कर सकता, एक बंदी सॉल्व नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ हम जो लोगों को देना चाहते हैं वो एजुकेशन है। अब एनिमल राइट्स को लोग अपनी एक फील्ड समझते हैं, पर लेकिन एनिमल राइट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है एनवायरमेंटल राइट से भी और ह्यूमन राइट से भी। कोविड-19 जो है वो इस वजह से हुआ था क्योंकि एनिमल्स की ट्रीटमेंट सही तरह नहीं कर रहे थे। डिजीज़ इसी तरह स्प्रेड होते हैं, जानवर बीमार होते हैं, फिर इंसान बीमार होते हैं। उसी के साथ साथ जो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है एनिमल्स के साथ। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है, एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज़ की, जिस पे हम काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारी जो पोल्यूशन है और जो क्लाइमेट चेंज है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं जो कि हमारे फूड सिस्टम से भी आते हैं, जिसके बारे में नहीं सोचते। आपको शायद ना पता हो, पर 1/3 ऑफ आर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमारे खाने बनाने के सिस्टम से आते हैं और उसमें जानवर उसका पार्ट है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कनेक्शन है और ये सारा कुछ ह्यूमन राइट से कनेक्टेड है। ये हमारा गोल है अलॉन्गसाइड बिल्डिंग अ मूवमेंट। अल्तमश, आप क्या समझते हैं कि ग्लोबल और लोकल एक्सपर्ट्स को आपने इकट्ठा किया है, तो हम किस तरह से एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट के हवाले से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। हमारा गोल ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान में तो इसके राइट्स आई हैं, पर लेकिन पाकिस्तान को हम ग्लोबल एनिमल एनवायरमेंटल राइट्स मैप पे भी रखें। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल इदारे जो एनिमल राइट्स पे काम करते हैं वो है ही नहीं। अगर ये लोग हमारे पास आ जाएं, हमें एजुकेशन तो मिलेगी, हमें फंडिंग भी मिलेगी, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ इसको किस तरह से लेकर चल सकती हैं, एक बेहतर एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकती हैं कि हम सस्टेनेबल बना लें एनवायरनमेंट के हवाले से भी चीज़ों को और एनिमल राइट्स के हवाले से भी, कि उनको बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। सो टेक्नोलॉजी काफ़ी जगह यूज़ हो सकती है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एआई एक्चुअली, बिकॉज वो अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में है। हम एआई मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं दोनों एनिमल एनवायरमेंटल वेलफेयर इंप्रूव करने के लिए। अब अगर हमें डेटा मिल जाए कि किस टाइम और कहाँ पे किसी एनिमल की पॉपुलेशन क्या है, उसकी रेंज क्या है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एनिमल अगर एक्सटिंक्शन की तरफ है, एंडेंजर्ड है, हम पता लगा सकते हैं उसके क्या इश्यूज़ हैं। एंड थ्रू दैट डेटा वी कैन डेवलप सम काइंड ऑफ अ प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। ये एनवायरनमेंट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास मैपिंग का डेटा अवेलेबल है कि यहाँ पे फ्लड की पॉसिबिलिटी है, आप वहाँ पे करेंगे कि आप अर्ली वार्निंग सिस्टम्स क्रिएट करेंगे। जो लोग हैं अगर उनको पहले आगाही मिल जाए कि एक डिज़ास्टर आने लगा है, तो वो बच जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो जगह छोड़ देंगे और वो साथ साथ अपने जानवरों को भी साथ ले जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब फ्लड आ जाए, लोगों की मजबूरी होती है अपने जानवर पीछे छोड़ना। दूसरा, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें, इसके अलावा हम हज़ार चीज़ें कर सकते हैं। मेरे साथ अहमद मलिक हैं, द को-ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। अहमद, हम आम आवाम तक एनिमल राइट्स के हवाले से अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, एंड कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट इशू इन पाकिस्तान।
کون سی ایسی سسٹینیبل پریکٹسز ہم انڈیویجولی اپنا سکتے ہیں جس سے ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں انوائرمنٹ کے لیے؟ Right. So for this, I will say کہ ہمارا ایک اور اس میں انٹرونشن بھی ہے that is called interfaith advocacy, جس پہ me and my partner Altamas Saeed, he is looking up to this animal rights in legal perspective. He is a lawyer and we have a plan in this new year 2025, the first 2 quarters, we're going to reach out different colleges, schools and universities and bring this message to the people that how important it is to show kindness to the animals, because these are also the creatures of God Almighty Allah and we will be answerable for that. So yeah, it's like this. I have with me Shahta from Animals Australia. Shahta, what is the role of judiciary in Pakistan, and keeping in mind the prevailing laws and enforcement regarding animal laws, environmental laws? What do you think? Are they effective, or we are really going to change the laws or restructure them? Thank you. Yeah, look, I think that the judiciary is bound by the laws of the day. So if the laws are restrictive, if the laws do not acknowledge the sentience of animals and the environment, then the judiciary doesn't have the power to make any meaningful change. And so what I believe is that those laws are currently unraveling because you have incredible developments in the human consciousness, like this very conference, you know, this seed planting. And I think that the moral sentiment of the community will be what constructs the laws of the new day. And so if we can seed more into the collective consciousness about the animals and about the environment, what will happen through that is the public interest, which will then impact the lawmakers, and then the laws will develop and expand, which will allow the judiciary to be able to bring it home. How do you see this conference as a forum where we can create an awareness among people regarding animal rights? I'm really excited about the pathways that are being seeded through this conference. I mean, just looking at the demographic, the young children, the students, the lawyers, the activists, government, etc. That to me is showing that people are now ready to take that next step, and I'm really excited about where it's going. Having said that, the world is changing on a very faster speed. So technology is incorporating almost in every sector. So how do you see the role of technology in the animal rights conservation and environmental rights conservation? I think it's critical in this area because this is what drums up awareness and education and public interest. And I think this is also why we are where we are now. It's because we didn't have access to information, and for too long companies and industries that build business models on abusing animals and objectifying animals have been able to thrive. But now that we have this information available to us, the public interest will develop, and it's only a good thing. How can we use the media tools in order to create awareness more effectively? I think it's really important for media to independently report on these issues and not be wedded to government, not be wedded to industry. I think that this comes back to the individual having the moral courage to speak the truth. And I think that there's some wonderful journalists out there who are prepared to be an independent voice and be courageous. I have with me Zeba Masood. She's the founder of Labs Lucky Animal Protection Center. Zeba, how do you see this one-of-a-kind conference? This is an amazing initiative, and one of the first in the country, which is really so needed. All of us animal shelters and animal rescuers need a platform where we can be heard. And that is the reason why we are here from KP. We are the only registered animal shelter in KPK, Peshawar, in Charsada actually. We have over 300 animals, and we are here to support this event. And I think it's going really well, and this is being the first, hopefully is going to bring a lot more effectiveness in the future. میرے ساتھ ہیں بینا منظر, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لیبس اور میف کی.
बीना, ये बताइए कि आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रही हैं? इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम आम आवाम तक क्या मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, ख़ास करके एनिमल राइट्स के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ये फ़र्स्ट टाइम ऐसी कॉन्फ्रेंस जो है वो समझें ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिस पे बहुत सारी मतलब मेरे ख्याल में NGOs भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छी मेरे ख्याल में पॉइंट रेज़ किए गए हैं और सेव करना है एनिमल्स को। अच्छा, एनिमल्स राइट्स के लिए भी काम करना है, कंजर्वेशन के लिए भी काम करना है और इन्वायरमेंट ऑन द होल बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, जिसको आप एक पॉकेट में नहीं रख सकते। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट हूँ मैं, मैफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं लैब्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत अच्छे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अच्छा, हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और नेटिव ट्रीज़ के ऊपर काम करना है। I have with me Amir Khalil. He is the animal rights activist and he's also the director of project development at 4Paws International. Amir, how do you see this conference, this one-of-a-kind conference based on animal and environmental rights? First, thank you for the opportunity. I think this is a great step for Pakistan, a big step for animal welfare. It's a big step for kindness, to have a regulation, how to deal and to keep animals in captivity. So I think this is a great initiative and looking forward for the future. And I was impressed to see a lot of people here in Pakistan are caring for animal and for the animal rights. Ahmed, this is on your credit that you have rescued the Pakistan's loneliest animal, Kawan. So how do you see the other animals? Is the zoo landscape favorable for Pakistan? I think Pakistan was a great initiative with the judge, with the court in Pakistan, with this great decision. It show a lot of nation still, like we just saved last elephant in Pretoria Zoo in South Africa based on Kavan story. We have a case still in New York regarding the elephant Happy. So Pakistan was a model for the rights, how to deal with the court, how really they take incredible historic steps to save animal, and still a lot of things have to be done here in Pakistan. So sure, the zoos need a lot of improvement. We're still busy here with the last 2 elephants in Pakistan in Karachi. When we moved just Madubla shortly to her sister, one passed away. So there is still a lot of work to be done. How do you see this collaboration, the collaboration of global and local experts gathered under one roof? So is it going to be a favorable initiative for the longer way in Pakistan? I think we need each other. We see also during this globalization, we can never do it alone. It's only hand in hand. So I think we see all the time, one team, one dream, nothing is impossible. Together, everything is possible. हुमैरा आयशा मेरे साथ है, शी इज़ एसोसिएटेड विद WWF पाकिस्तान। हुमैरा, ये बताइए कि WWF पाकिस्तान को स्टिल कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, जो कुदरती जो अनवा हैं, जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चैलेंजेस हैं ना, वो परसिस्टेंट हैं अपनी नेचर के अंदर। चाहे वो मस्कन की तबाही है, जिसे हम हैबिटेट डिग्रेडेशन कहते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन है जो कि पोचिंग, इलीगल ट्रेड की फॉर्म में आती है, या जो ओवर हार्वेस्टिंग की फॉर्म में आते हैं। सो उनको जो रोकथाम करने के लिए और उन पे काबू पाने की जो कोशिशें हैं, वो भी कॉन्टीन्यूस चलती हैं। अब उसके साथ साथ और मसाइल जैसे कि क्लाइमेट चेंज ने आपने देखा होगा कि उससे जुड़ी हुई जो चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे जंगल में लगने वाली आग जो है, साइक्लोन्स जो हैं, ये इन चैलेंजेस को फर्दर जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी का, बट ऑल्सो उससे जुड़ी हुई जो हमारी मकामी आबादियाँ हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनके रिस्क को और उनकी सेफ्टी को भी जो है ना, ये रिस्क में डाल देते हैं। I have with me Gulbike from Turkey. She is the co-founder of Animatrix. Artificial intelligence, if we talk about data analytics, how these technologies are being very helpful in collecting the data, targeting the right
perspective, your right mission? Data is helpful in our mission because data tells everything. Data is the truth. Data tells a story. So if we know, like there's so many animals out there. There are wildlife, there are pets, like companion animals, there are farmed animals. So which one to focus first? We need to know which ones who have the much suffering, there's like more farmed in, or like they're killed in more scale. So we need data. So we would know that which kind of animals we should target, or what kind of methods we should use. Should we do a corporate outreach? Should we do government outreach? Should we do like workshops to children? So we need to know the data to know first the attitudes of people, our landscape, but also we need to know that what kind of things out there at the first step. So we need to also know which kind of regions. Should we target first Punjab? Should we target first Islamabad, somewhere else? Or why we need to focus Pakistan but not somewhere else? Because I have very limited funding, limited energy. So we need data for that. मेरे साथ हैं इस वक्त बल्कीस वर्दक, इनसे जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। बल्कीस, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, मैं इस कॉन्फ्रेंस से एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, और वो है जानवरों के हकूक़ की मूवमेंट। हम जानवरों के साथ रहते हैं, बेशक वो हमारे घरों में हों एज पेट्स, बेशक वो हमारे आसपास हो, बेशक हम उनसे मतलब हम चिकन खाते हैं, वो हमारी ग़ज़ा बनते हैं, हम उनसे इस्तेमाल, जैसे हम लोग कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो हम जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेशक इन टर्म्स ऑफ आवर डाइट, इन टर्म्स ऑफ द क्लोथ्स वी वेयर, हम वूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दैम? बिकॉज अल्लाह ने जो एक नेचर का सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द प्लांट्स, दे आर इंटरलिंक्ड एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो वाइल वी आर डिपेंडेंट ऑन देम और हम उनसे सारी चीज़ें वसूल करें, वो भी हम पर डिपेंडेंट है, बट हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील नहीं करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान में जितने भी एनिमल क्रूअल्टी, जानवरों के साथ जो नाइंसाफ़ी या उनके साथ तशद्दुद होता है, जो उनके साथ वायलेंस होता है, उसको रोका जाए। हम लोग देखते हैं हमारे एक डिसेंसिटाइज़ कर दिया गया हमारी सोसाइटी को, जिसमें बच्चों को, मुझे लगता है स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक सोसाइटी का एक कोर्स होना चाहिए, एक एनिमल राइट्स का बच्चों को कोर्स कराना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की भी इसी वजह से नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की वो प्रायोरिटी नहीं। तो सोसाइटी की भी प्रायोरिटी बनती है एजुकेशन और अवेयरनेस से। एजुकेशन और अवेयरनेस आपके घरों से होगी, आपके स्कूल से होगी, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ होगी। जिस तरह आज जस्टिस अता मिनल्ला ने भी बात की कि उनके घर के पास एक ज़ू था, और उन्होंने एक कंट्रडिक्शन फील कि जब वो स्कूल जाते थे तो वो देखते थे कि जो शेर है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, लेकिन जब वो ज़ू जाते थे तो वो देखते थे कि उसको केज किया गया। तो इसी तरीके से उनकी एक बुनियाद बनी कि जिसके लिए जब हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने इस चीज़ को, प्लाइट ऑफ एनिमल्स को फ़ील किया। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को, हमारे यूथ जो है, हमारे इवन एल्डर्स जो हैं, हमें ये उन एनिमल्स की प्लाइट को फ़ील करना चाहिए। और जुडिशल एंथोलॉजी की जहाँ तक बात है, हम क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज अ पायनियरिंग सॉर्ट ऑफ द कोर्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसने ये इस्टेब्लिश किया कि जी एनिमल्स के भी लीगल राइट्स हैं, एनिमल्स हैव राइट्स बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स, एंड एवरी लिविंग बींग, बिकॉज लाइफ हैज़ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी वजह से उसके राइट्स हैं। तो हर लिविंग बींग के एक राइट्स होने चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट वन। और यहाँ पे आप जैसे फॉरेनर्स जो आए हुए हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं, बाहर के जो माहिर लोग आए हुए हैं, जो एनिमल राइट्स पे काम करते हैं, वो बताते हैं कि हमारी कोर्ट्स में या डेवलप्ड वर्ल्ड से ज़्यादा हमारी जुरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान की एनिमल राइट्स पे डेवलप्ड है। और वो किस वजह से हुआ? वो कवन की वजह से हुआ, कवन मेन जजमेंट जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को फील करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, हमारे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी कोर्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से वो करती है, तो अभी तो फ़िलहाल जो रिस्ट्रिक्शन है, जो एनिमल का उन्होंने लॉ बनाया, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना हुआ है। जो
اینیملس پر وائلنس ہو رہا ہے یا ان کے جو حقوق ہم وائلیٹ کر رہے ہیں ان پہ بہتری آ سکتی ہے پاکستان میں. جسٹس اطہر بن اللہ نے آج ایک سٹوری شیئر کی کاون سے ریلیٹڈ کہ وہ ایک بہت ہی ایموشنل اینیمل تھا اور ابھی بھی ہے کمبوڈیا میں آئی ہوپ. تو آپ اس حوالے سے بتائیے کہ ہم ہیومن سائیکالوجی کو تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس بھی ہے, اینیمل سائیکالوجی کو سمجھنا ہم سب کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز دیٹس آئی گیس دیٹس اے بیسک تھنگ کہ ہم اینیملس کے رائٹس کی طرف پھر آ سکیں. دیکھیے یہ ہم انسان ہیومن بینگ از آلسو اے سوشل اینیمل. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے ہیومن بینگ اینڈ این اینیمل کہ ہمارے پاس کانشینس ہے, ہمارے پاس عقل ہے. قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ فرق یہی ہے کہ ہمیں ایک عقل دی گئی ہے. تو باقی ساری چیزیں تو سیم ہے. اگر ہمیں خوشی فیل ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے, انہیں بھی خوشی فیل ہوتی ہے اپنی. ہم اچھا کھانا انجوائے کرتے ہیں, وہ بھی اچھا کھانا, وہ بھی اپنی فیملی اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں, صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی فیئر آف ڈیتھ نہ ہو. ہم جس طرح ہم لوگ ڈرتے ہیں یا کوئی ٹیررسٹ وغیرہ, اس سے ہم اپنے آپ کو رائٹ ٹو لائف ہم اپنا کرتے ہیں, ان کا بھی رائٹ ٹو لائف ہے. ان کی نظر میں ہم ٹیررسٹ ہیں اینیملس کی نظر میں, کیونکہ ہم ان کی جان کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. تو اینیمل سائیکالوجی از دا سیم ایز اے ہیومن سائیکالوجی ایکسیپٹ ود دیٹ وی ہیو دا پاور اینڈ دے ڈونٹ ہیو دا پاور. سو انڈرسٹینڈ کرنا از دا سیم کہ ہیومن لائک دے فیل ایموشنز, دے فیل پین, دے فیل ہیپینس, دے فیل سیڈنس, دے وانٹ ٹو لیو ان دیر ہیبیٹیٹ, دے وانٹ ٹو لیو ود فیملی اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو لیو پیسفلی جسٹ like we want to live. So it's not that difficult. اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا, انوائرمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے. آپ نے کانفرنس میں بھی دیکھا, ہم نے مختلف ایکسپرٹس سے بات کی اور تمام ایکسپرٹس کا اسی چیز پر ایمفسائز تھا کہ ہیومن سوسائٹی تبھی تھرائیو کر سکتی ہے جب اس سوسائٹی میں ہم اینیمل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں, انوائرمنٹل رائٹس کا خیال رکھ سکیں. تو اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.